नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी बार-बार चेतावनी दे रहे हैं कि आर्थिक सुनामी आने वाली है। वे विपक्षी नेता हैं, इसलिए उन्हें ये मानकर खारिज किया जा सकता है कि वे तो सरकार को घेरेंगे ही। लेकिन सवाल उठता है कि जाने-माने अर्थशास्त्री भी यही चेतावनी क्यों दोहरा रहे हैं? मोदी सरकार के समर्थक अर्थशास्त्री भी खतरे की घंटी क्यों बजा रहे हैं? सरकार समर्थक अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला पहले ही कह चुके हैं कि अगर तुरंत कदम ना उठाए गए तो बड़ा संकट तय है। अब पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने कहा है कि भारत 5 नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में से तो पिछले 13 साल से था ही, मगर अब वो उससे भी नीचे की खतरनाक कैटेगरी में पहुंच चुका है। गर्ग ने मॉर्गन स्टैनली की उस रिपोर्ट का हवाला दिया है जिसमें भारत को फ्रेजाइल 5 में रखा गया था। मॉर्गन स्टैनली ने 2013 में भारत को ब्राजील, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की के साथ फ्रेजाइल 5 यानी कमजोर 5 देश बताया था। उन्होंने यानी सुभाष गर्ग ने अपने लेख में कहा है कि भारत फ्रेजाइल 5 की लिस्ट से अब वर्नरेबल 1 यानी असुरक्षित या खतरनाक हालत में पहुंच गया है। गर्ग ने पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री 13 साल से फ्रेजाइल 5 को लेकर यूपीए सरकार की आलोचना करते रहे हैं, लेकिन अब खुद मोदी सरकार की स्थिति क्या है? गर्ग ने इस खतरनाक स्थिति के साथ जो इंडिकेटर दिए हैं, वो इस तरह से हैं। इनमें जीडीपी की विकास दर में जो कमी आ रही है, वो है महंगाई, रुपए की हालत, विदेशी निवेश शून्य से नीचे चले जाना, निर्यात और राजकोषीय घाटे के बढ़ने की आशंका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश महापात्रा हैं, तो आइए उनसे इस पूरे मसले पर बातचीत करते हैं। राजेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। क्या खतरे की घंटी आपको भी सुनाई दे रही है? मुकेश जी, खतरे की घंटी हमें बहुत पहले से सुनाई दे रही है। आपको अगर याद होगा, आपके दर्शकों को अगर याद होगा, और मैं आभारी हूं सत्य हिंदी का कि लगभग मेरे ख्याल से 7-8 महीने हो गए जब से हम सत्य हिंदी के प्लेटफॉर्म पे लगातार अर्थव्यवस्था और अर्थनीति के ऊपर अपना बातें रख रहे हैं। और हम शुरू से हम ये कह रहे हैं कि जो दिक्कतें हमें दिख रही है वो दिक्कतें दरअसल में स्ट्रक्चरल है। और ये हम ईरान युद्ध से पहले हमने बोलना शुरू कर दिया था, ये हमने ट्रंप के टैरिफ वॉर शुरू होने से पहले हमने कह दिया था। और ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि हमें खुशी हो रही है, क्योंकि हमें कष्ट हो रही है कि जो जिन चीजों की तरफ हमने इशारा किया था वो सारे अभी बाकायदा उस तथ्यगत सबूत के तौर पर हमारे सामने आ रहे हैं। और जैसे हमने कहा था, ईरान युद्ध जब शुरू हुआ था तभी हमने आप ही के चैनल में एक बार नहीं कई बार हमने कहा था कि इसमें सारा विश्व के अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है और पड़ेगा, बुरी तरह से पड़ेगा, लेकिन भारत के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और तब से हम खाली ये नहीं कह रहे थे कि प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यहां से हमको निकलने के लिए क्या करना चाहिए, जो किस दिशा में हमें चलना चाहिए। और क्योंकि उस दिशा में कोई हमें रणनीति नहीं दिखाई दे रही है, कोई ठोस कदम लेते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हमने कहा था आने वाले दिनों में हालत और बिगड़ेगी, और वही होते हुए दिखाई दे रहा है। और आपने जो कहा कि अर्थशास्त्रियों ने अब खुलकर वो आके बोल रहे हैं, अरविंद सुब्रमण्यन जैसे अर्थशास्त्री बोल रहे हैं जो सरकार में रह चुके हैं, एक माने जाने अर्थशास्त्री है विश्व स्तर पे। सुभाष गर्ग ने आज का जो लेख किया, आपने जिक्र किया, वहां बहुत अच्छी तरह से उन्होंने आंकड़े देकर इसको दर्शाया है। लेकिन ये देखिए, ये अर्थशास्त्री लोग तो ये भी हमारे जैसे कई दिनों से इस तरह के बातें कर रहे हैं, और लोग कहते थे ये तो सरकार का आलोचना करना उनका काम है, ये कर रहे हैं। लेकिन जो आपने और कुछ अर्थशास्त्रियों का नाम लिया, जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, मैं उनको अर्थशास्त्री कम मौसम वैज्ञानिक ज्यादा मानता हूं, क्योंकि वो मौसम बदलते हुए वो सरकार में पक्ष में बोलना है या विपक्ष में बोलना है वो तय कर लेते हैं। और भी बहुत सारे हैं,
जी। बात यह है कि ये मौसम वैज्ञानिक जो हैं, जो अर्थशास्त्र के भेष में हमें बताते हैं चीजें, उनकी भी राय बड़ी तेजी से बदल रही है, जो हमें बस यही बता रहा है कि अब केवल जो सरकार की आलोचना कर रहे थे वो नहीं कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति हमारी बहुत बिगड़ चुकी है, बल्कि सरकार के अंदर लोग, सरकार के साथ जो लोग खड़े हुए हैं या खड़े हुए थे अभी तक, वो भी बोल रहे हैं। राजेश जी, इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट का हवाला दिया है गर्ग साहब ने कि पहले फ्रेजाइल 5 था, 2013 में जो यूपीए सरकार थी उसी समय ये रिपोर्ट आई थी और ये रिपोर्ट बदली नहीं कभी। 1 साल से तो इसने रिपोर्ट भी नहीं दी है और अब ये कह दिया कि पूरे एशिया की अर्थव्यवस्था वल्नरेबल है। तो इसका क्या मतलब है? क्या एक तो मॉर्गन स्टैनली भी चीजें छिपा रहा है, जो कि एक तरह से सरकार की समर्थक भी बताया जाता है। ये फ्रेजाइल 5 से वल्नरेबल में आना, ये क्या कहता है? देखिए, उस समय जो फ्रेजाइल 5 की जो फॉर्मुलेशन की बात कर रहे हैं, अगर आपके दर्शकों को थोड़ा याद दिला दे, क्योंकि पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है। 2010-11 में एक तरह से धीरे धीरे लोगों के बीच में असंतोष और आक्रोश पैदा हुआ, क्योंकि 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, उसके बाद सरकार अपने खाते से बहुत सारे खर्चा करके एक तरह से 1-2 साल के लिए स्थिति संभाल लिया था, लेकिन वो एक तरह से आप कह सकते हैं सुई लगा के सिम्टम को दबा देना या क्रोसिन देकर बुखार कम कर देने वाला कहानी थी। जो इन्फेक्शन की जो असल कारण क्या है और किस तरह से बीमारी फैल रही है सिस्टम के अंदर, उसको ध्यान नहीं दिया गया था, और उसके बदौलत हम जो फ्रेजाइल 5 की बात कर रहे हैं, उस समय हो गया था, एक कहा गया कि इंडिया इज बैटलिंग ट्विन डेफिसिट। और वो ट्विन डेफिसिट क्या है कि एक तो सरकार के खाते में घाटे बहुत बढ़ने लग गए थे, और दूसरे तरफ कॉरपोरेट्स के खाते में घाटे बढ़ने लग गए थे। और उसके साथ साथ एक तीसरी प्रॉब्लम आ गई कि इन दोनों के चलते बैंक्स के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो बहुत बढ़ गए थे, यानी कि कॉरपोरेट्स ने जो बड़े बड़े लोन लिए बैंक से वो दे नहीं पा रहे थे, और एक तरह से कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बैंकरप्सी रिपोर्ट होने लगी। तो एक अपना अर्थव्यवस्था और अर्थनीति में पूरा को पूरा जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का, वो हिल गया। और उसी समय यूपीए सरकार जो सेकंड टर्म था, वहां एक तरह से मनमोहन सिंह जब सेकंड टर्म में आए, उनको उस तरह का पॉलिटिकल वेट वो सरकार का नहीं था। वो सरकार अलग अलग डायरेक्शंस में खींच रही थी, करप्शन के बड़े सारे रिपोर्ट आ चुके थे। एक 2G स्कैम जो बाद में ये हुआ कि उस तरह का स्कैम नहीं था जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन लोगों के बीच में एक बन गया जनमानस कि ये सरकार ये भ्रष्टाचारी सरकार है, ये सरकार नाकामयाब सरकार है। और वो जो माहौल बना, उससे क्या हुआ, सरकार में काम होना बंद हो गया। तो हम एक स्थिति में पहुंच गए पॉलिसी पैरालिसिस। तो एक तरफ जितने सारे आर्थिक है और अर्थनीति के बारे में जो बताते हैं हमें अर्थनीति का हालत किस तरह से है, वो खराब हुए दिख रहा था, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं पा रही थी, और उसको हम लोग ने कहना क्या आज हम उसी हालत में पहुंच गए हैं या उससे भी बदतर हालत में पहुंच गए? नहीं, आज हम जो हालत में हैं वो हालत उससे भी कई गुना बदतर है, हल्का फुल्का बदतर नहीं है, क्योंकि उस समय बहुत सारे व्यवस्थागत जो चीजें थे वो फिर भी सही सलामत थे। वहां उस समय ऐसा स्थिति नहीं था कि कॉरपोरेट सेक्टर का फ्रस्ट्रेशन था सिस्टम को लेकर, लेकिन सिस्टम के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं हटा था। निवेशक का जो है वो सोचता था कि आउटलुक वीक हो गया था, लेकिन निवेशक का कॉन्फिडेंस नहीं गया था। आज के समय पर क्या है, देखिए, विदेशी निवेशक हो या आपके घरेलू निवेशक हो, कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। विदेशी निवेशक क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहा है? क्योंकि उसको दिख नहीं रहा है कि मुझे यहां से ऐसा रिटर्न मिलेगा जो कि मेरे लिए एक आकर्षक
रिटर्न होगा, जो कि दूसरे देशों की तुलना में वियतनाम, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया या और अन्य देशों के मुकाबले में बेहतर होगा, वो नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए नहीं आ रहा। दूसरा जो है, विदेशी निवेशक के इसमें बड़ा एक, जब भी कोई पूंजी लगाता है यहाँ पर, वो ये चाहता है कि मेरा पूंजी सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। कल को मेरा धंधे को लेकर कोई अगर दिक्कत आता है, क्या मैं कोर्ट कचहरी में जाकर उसका समाधान कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। अब जिस तरह से इस देश में माहौल बना है, आप अगर एक जो सत्ताधारी पार्टी है, अगर उसके आप खासम खास ना हो, तो आपकी सुनवाई नहीं होगी। केवल ना सुनवाई नहीं होगी, हो सकता है आप अगर कहीं उनको लगे कि नहीं, आप उनके एक तरह से कोई ना कोई तरह से आप विरोधी हो या समालोचक हो, तो सकता है वो ऐसे कार्रवाई आपके ऊपर करे। अभी जो वेदांता और अडानी वाला मसला है, वो इसका उदाहरण है। मैं उसी पर आ रहा हूँ। अभी तो मैं विदेशी पूंजी की बात कर रहा हूँ, ये एक कारण है। और तीसरा जो चीज है, विदेशी पूंजी देखता है कि जैसे खास करके स्टॉक मार्केट को अगर आप ले लें, तो विदेशी पूंजी दिखता है कि यहाँ पे जो कॉर्पोरेट्स हैं, अगर इनके आने वाले दिनों में मुनाफा और जो सेल्स ग्रोथ अगर 15-20% की रेट पे हो रहा है, जो कि पहले जब आते थे विदेशी पूंजी इसीलिए आते थे क्योंकि लगातार 2000 से लेकर 2016-17 तक हमारे कॉर्पोरेट्स की अर्निंग्स अच्छे होते थे, सेल्स ग्रोथ अच्छे होते थे और उनकी एक्सपेंशन अच्छा होता था, वो और मुनाफा भी अच्छा होता था। तो विदेशी पूंजी क्या है, देखता था कि हाँ, हमें 15-20% रिटर्न मिल रहा है, तो हमने अमेरिका के मार्केट से हमने पैसा उठाया, वहां 4-5% ब्याज पे दिया और यहाँ लगाने में पैसा 2-4% खर्चा किया, और रुपये का एवरेज गिरावट जो है 3-4% होता है, क्योंकि डॉलर बैंक के जरिए तो हम डॉलर का वैल्यू देख रहे हैं। तो चलिए इसमें 10% निकल गया, फिर भी हम जो है 10-1% बना लेते हैं। लेकिन आज के डेट पर सारे बड़े बड़े कंपनियों का सेल्स ग्रोथ सिंगल डिजिट पे आ चुका है, सिंगल डिजिट पे आ चुका है। और मुनाफा जो है वो किसी तरह से लेबर का कॉस्ट कम करके, सरकार से टैक्स छूट का फायदा उठाकर कुछ कंपनियां डबल डिजिट पे रख रहे हैं और कुछ कंपनियों का डबल डिजिट के नीचे भी आ चुका है। अभी अभी मैंने हाल में आशुतोष जी के साथ आपका एक शो किया था, जहां पे मैंने दिखाया कि पिछले 5 साल के मुकाबले में इंडिया के जितने बड़े बड़े एफएमसीजी कंपनीज हैं, अभी पिछले साल का बीपीए 25-26 में जो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों में गिरावट किस तरह से आया है। तो इसीलिए विदेशी पूंजी को ये 3 कारणों से कोई यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, और इसीलिए स्टॉक मार्केट से आपके लगातार पलायन हो रहा है, जबरदस्त पलायन हुआ है और उसके चलते रुपया गिर रहा है। दूसरे तरफ आप आए घरेलू निवेश की बात करें, तो वो भी हम देख रहे हैं वहां पर कि घरेलू निवेश ज्यादा से ज्यादा बाहर इन्वेस्टमेंट करने में अब उसमें रुचि पाया जा रहा है, और उसके कारण यह है कि कहीं ना कहीं उसको भी अपने देश के अंदर जो माहौल है वो ठीक नहीं लग रहा है। और जो आपने वेदांता का बताया, यही वेदांता का अनिल अग्रवाल, ये मोदी के बहुत बड़े सपोर्टर थे, इनके कई सारे प्रोजेक्ट्स भी सरकार के आशीर्वाद से मिला इनको, लेकिन इन्होंने एक प्रोजेक्ट की बीडिंग में, जो माना लोग कह रहे हैं कि हमारे पास कोई तथ्य नहीं है, लोगों का कहना है कि ये जो ईडी का जो उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई है पिछले कुछ दिनों से, बस उनको एक चेतावनी है कि आप अपना धंधा करिए, लेकिन वो धंधा करने के समय कुछ ऐसे बिजनेस से उनके आड़ में, उनके रास्ते में मत आइए। आप अगर उनके रास्ते में आएंगे तो आप इसका नतीजा बुरा होगा। तो देखिए, ये जो शेबोलिज्म का मॉडल है, ये साउथ कोरिया में भी किया, कुछ चंद 5-6 बड़े बड़े कंपनी को आप ग्लोबल स्टेज पे बनाइए कंपनी, और उससे सक्सेस लीजिए, इकोनॉमिक सक्सेस, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारे कुछ लोग जो सरकार में पक्ष में है या सरकार में है, उनका कहना है कि अगर साउथ कोरिया में ये हो सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है। 40 साल पहले जापान में भी यही हुआ था, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी जो जापान से निकले उनको सरकार की काफी सपोर्ट रही, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है, वहां पर सरकार, स्टेट बताता था इनको कि क्या करना है,
और ये पूरे स्टेट के कंट्रोल में थे, ये स्टेट के बातों से काम करते थे, स्टेट इनका बातों से काम नहीं करता था, सरकार इनके बातों से काम नहीं करता था, स्टेट उनको वहां तक सपोर्ट करता था, पैट्रोनेज देता था जहां तक उनके काम से पूरा देश को अर्थनीति और अर्थव्यवस्था को मदद मिलता था। हिंदुस्तान के अंदर ठीक उसका विपरीत हुआ है। यहाँ पे ये जो चंद बिजनेस ग्रुप्स है, ये सरकार को कहते हैं अर्थनीति को कैसे संभालना है, और ये पूरा को पूरा अपने बस में कैसे अर्थव्यवस्था को कर ले, उसके लिए क्या हो, चाहे उसके लिए अर्थव्यवस्था घाटे में जाए, चाहे आम जनता को तकलीफ पहुंचे, चाहे यहाँ पे छोटे बड़े सारे बिजनेसेस खत्म हो जाए, उसकी कोई फिक्र नहीं इनको। इनको बस चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, और सब कुछ हमें चाहिए, और सरकार हमें ये देते जाए, और सरकार उनके इशारे पे काम करती है, ना कि सरकार के इशारे पे वो काम करती है। बहुत बड़ा फर्क है जी। तो जो और इंडिकेटर दिए हैं राजेश जी इन्होंने, गर्ग साहब ने, एक तो आपने निवेश का जिक्र कर ही दिया, लेकिन जीडीपी ग्रोथ को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। 7.6% कहा जा रहा है, और 26-27 में 5 से 5.5% की ग्रोथ होगी, लेकिन असल में वो ग्रोथ भी उतनी नहीं होगी, 2.5-3-4% होगी। तो जीडीपी ग्रोथ है, इन्फ्लेशन है, जो जिस तरह से हमारा रुपया गिर रहा है, मतलब आपको कोई इंडिकेटर इस ऐसा दिख रहा है कि हमारी इकोनॉमी को बेहतर दिशा में ले जाता है, या सारे इंडिकेटर भी निगेटिव हैं? देखिए, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। ये तो मैंने एक तरह से कहा क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को, चाहे फॉरेन इन्वेस्टर हो या डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो। दूसरा जो चीज निकल के आ रहा है कि ये लगातार अपने सारे डेटा और फैक्ट्स को ये बना रहे थे, और डेटा और फैक्ट्स ऐसे है आज के समय में ये ज्यादा देर तक छूट नहीं सकता है। तो आपको आईएमएफ का क्रिटिसिज्म के बाद आपको अपना मेथोडोलॉजी को ज्यादा ट्रांसपेरेंट करना पड़ा, और नया जीडीपी सीरीज आपने रिलीज किया। जब नया जीडीपी सीरीज रिलीज किया तो आपको क्या दिखाई दिया कि 2023-24 में जो आपकी आर्थिक अभिवृद्धि हुई थी वो 9.2% था, पहले बताया गया था, लेकिन दरअसल में 7.2%, यानी कि 2 परसेंट पॉइंट कम हुआ सही महीने में। जो आप ये 7.6% 24-25 का बता रहे हैं, और 25-26 का जो अंदाजा लगा लगभग उसी आसपास बताया जा रहा है, ये भी प्रोविजनल नंबर्स है। यही नया जीडीपी एस्टिमेट्स का जब ये रिवाइज्ड नंबर आएगा, आप, मैं रिकॉर्ड में जा रहा हूं आपके साथ, आप वहां देखिएगा 1.5 से 2% कम से कम डाउनवर्ड रिवीजन होगा, यानी कि जो 7.6% 2024-25 में आपने बताया, ये आंकड़ा आपको लगभग 5.5 से 6 के बीच में मिलेगा। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं आपको, और आप साल के बाद मेरे साथ बात कीजिएगा। क्योंकि दूसरी तरफ अगर 2025-26 का भी आप देख लीजिए, अगर आप हमारा जो जीडीपी है उसको अगर डॉलर टर्म्स में ले लेते हैं, तो वो मेरे ख्याल से सुभाष गर्ग जी ने अपने आर्टिकल में बताया है, वो मेरे ख्याल से 4.5% के करीब करीब आ जाता है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि 4.2%, हाँ 4.2, यानी कि आपका इकोनॉमी सही मायने में 4 से 5% के अंदर ग्रो कर रहा है। इसका हम क्या निष्कर्ष निकाले? हमारा कृषि क्षेत्र में बहुत, हमारा किसान जो है अपना लगन से हमें अच्छा उत्पाद दे रहा है पिछले कई सालों से, और हम बड़े लकी रहे कि पिछले 10 सालों में मॉनसून नॉर्मल हुआ है। तो कृषि उत्पाद जो है 3.5-4% का रह रहा है। सर्विसेज सेक्टर जो है, जिसमें कि हमारा आईटी एक्सपोर्ट्स आता है, होटल, टूरिज्म, ट्रैवल, ये सब, और गवर्नमेंट का भी अपना खर्चा बढ़ता है तो वो भी सर्विसेज में दिखता है, वो लगभग हमको 7-8% ग्रोथ दे रहा है। और उसके बाद अगर आपको एवरेज 4 से 5% मिल रहा है, या 5% में मान लेता हूं 5 से 6% मिलता है, इसका मतलब है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ हो ही नहीं रहा है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ नहीं होगा तो रोजगार कहां से बनेगा? मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ नहीं होगा, आपको एक्सपोर्ट्स ग्रोथ कहां से मिलेगा? मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ नहीं होगा, और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, ये भी एक्सपोर्ट ग्रोथ नहीं होगा, ये भी एक कारण है कि मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ नहीं होगा। और मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ नहीं होगा तो कुछ समय के बाद सर्विसेज सेक्टर का भी ग्रोथ घटने लग जाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से जो मोमेंटम बनता है, जो माहौल बनता है, उसी से तो सर्विसेज का डिमांड बढ़ता है।
ठीक है, क्योंकि रोजगार सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में बनता है। रोजगार बनेगा तो लोग इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे, लोग घूमेंगे, लोग खाएंगे, लोग गाड़ियां खरीद के ट्रैवल करेंगे, तभी तो सर्विसेज बढ़ेगा। और सर्विसेज का और एक बड़ा तो झटका आ रहा है, आना शुरू हो गया है उसका इम्पैक्ट, वो है आईटी सेक्टर। तो आप सोचिए आने वाले दिनों में जो सर्विसेज एक्सपोर्ट से अभी आप सरप्लस अर्न कर रहे थे, वो भी घाटे में जाने लगा, ठीक है। तो आने वाले दिनों में आपको सर्विसेज का ग्रोथ नहीं मिलेगा। इस साल जो है बिलो नॉर्मल मानसून है। आईएमडी ने कुछ दिन पहले अपना पहला फोरकास्ट को और डाउनवर्ड रिवाइज कर दिया है। अब वो कह रहा है कि 90% से नीचे होगा। तो और उसके साथ हमें फर्टिलाइजर की दिक्कत है, हमें बहुत सारी चीजें, डीजल की कॉस्ट बढ़ रहा है फार्मर के लिए, ट्रैक्टर वो कितना चला पाएगा नहीं चला पाएगा उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। तो इस बार कुल मिला के कृषि क्षेत्र से उस तरह से हमें उत्पाद नहीं मिलेंगे जैसे पहले सालों में मिले थे, और एक्सपोर्ट्स का ना के बराबर है मामला। तो हम कहाँ जा रहे हैं? कुल मिला के कहानी ये है कि हमारी आर्थिक संकट गंभीर हो चुका था और गंभीर हो रहा है। और अगर आपने कहा, राहुल गांधी के जिक्र किया, उन्होंने कहा है कि आर्थिक सुनामी आ रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये जो वर्णन है इसमें कोई गलत वो कह रहे हैं। चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, आप उसको डिस्काउंटेड कर सके, लेकिन आज के समय पर अगर आप कोई अर्थशास्त्री को बोलोगे तो कहेगा कि ये आकलन सही है, आर्थिक सुनामी आने वाला है, बशर्ते हम तुरंत इसका कुछ सल्यूशन ना ढूंढे। अब बात आती है कि हमें क्यों लगता है कि कोई सल्यूशन नहीं आने वाला है। अभी एक सलूशन की बातचीत हो रही है, कैपिटल गेन टैक्स को हटाने या कम करने की बात हो रही है, शायद आज फैसला भी हो जाए इस बारे में। इससे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, कैपिटल गेन टैक्स आप हटाएंगे तो किसको फायदा है? वो आदमी पूंजी लगाता है जिससे मुनाफा होता है स्टॉक मार्केट में, उसी को फायदा है। तो आपके स्टॉक मार्केट में उछाल आ जाएगा। आज के डेट पर आपका स्टॉक मार्केट है जो है वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट है, ठीक है। आप वहां कैपिटल टैक्स गेन हटा दें तो थोड़े बहुत जो है आपके स्टॉक मार्केट अट्रैक्टिव हो जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टर के लिए भी, यहाँ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी, ठीक है। स्टॉक मार्केट में उछाल आ जाएगा, लेकिन उससे क्या आम जनता को फायदा मिलेगा? जो 80 करोड़ लोग जो मुफ्त अनाज के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्या वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए पैसा है उनके पास? उनको कुछ फायदा नहीं है। जो आदमी रोजगार खोज रहा है, जिसके पास रोजगार नहीं है, या जिसके पास रोजगार है और रोजगार जा रहा है, वो अपने घर चलाने के लिए, अपने रसोई चलाने के लिए उसकी चिंता है, वो स्टॉक मार्केट में कहां से पैसा लगाएगा जो उसको फायदा होगा? आप कुछ और कैपिटल गेन्स टैक्स के अलावा और कई सारी चीजों की बात हुई है। अब जो है आज ही का खबर है, जो सिक्योरिटी स्टॉक्स में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नॉर्म्स रूल्स जो है उनको रिलैक्स किया जा रहा है ताकि कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। हो सकता है कल को ये कुछ बॉन्ड्स लेकर आ जाए, जिसमें ऑलरेडी कुछ आया है, जिसमें एनआरआई लोगों को बोले कि यहाँ पैसा डालो, ठीक है। क्यों एनआरआई लोग पैसा डालेंगे? एनआरआई लोग देशभक्ति से पैसा नहीं डालेंगे। आप उसको ब्याज दर अच्छा दोगे तो डालेंगे। वो ब्याज दर का खर्चा कहाँ से जाएगा? वो ब्याज दर अगर आप बढ़ाओगे तो ज्यादा ब्याज का पैसा कौन देगा? सरकार के खाते से जाएगा। सरकार के खाते से जाएगा तो भरपाई कौन करेगा? आप और हम करेंगे जो टैक्स पे करते हैं, एनआरआई नहीं करेगा। तो वही मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे नहीं लग रहा है कि जिस तरह से ये क्राइसिस को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं वो सही दिशा है। क्योंकि क्या ये जो पॉलिसी पैरालिसिस की बात एक बार फिर से कही जाने लगी है, उसका शिकार हो गई है सरकार? फैसले नहीं कर पा रही है या और भी प्रॉब्लम है? अभी पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है, अभी पॉलिसी वैक्यूम हो गया है या पॉलिसी केओस हो गया है, कह लीजिए। अभी पॉलिसी वैक्यूम है। पैरालिसिस तो छोड़िए, पैरालिसिस का मतलब है कि पॉलिसी है, उसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है। अब पॉलिसी ही नहीं है सरकार के पास। सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है। आप देख लीजिए, अमेरिका के साथ हम लोग ट्रेड डील का बात कर रहे हैं। अब वहां सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद हम नहीं चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें इस मामले को लेकर। तो अमेरिका क्या कर रही है?
स्पेशल 301 के अंडर आपके ऊपर ठोक दिया, फोर्स्ड लेबर क्लॉज से आपके ऊपर टैरिफ 12.5% लगा दिया, जो WTO इलीगल है। और हम क्या कह रहे हैं जवाब में हम कह रहे हैं कि वी स्टे एंगेज्ड विद द यूनाइटेड स्टेट्स, वी स्टे एंगेज्ड। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये WTO इलीगल है, हम इसको चैलेंज करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो मार्को रूबियो आपके यहाँ पे आकर बार बार बोल के गया कि भारत हमसे $500 बिलियन का खरीदारी करेगी, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं। हम क्यों ऐसा कमिटमेंट किसको देंगे? ये इलीगल है। ये कमिटमेंट इस तरह से एक ट्रेड डील में कहना कि हम $500 बिलियन आपसे खरीदेंगे, ये एक तरह से हमारी अपनी सोवरेन इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करना है। तो हम क्यों कहें? तो इसकी कोई जवाबदेही नहीं। तो मैं कह रहा हूं ये सारे जो एक्शंस है ये हमें इंगित करते हैं, ये हमें इशारा देते हैं कि सरकार ये क्राइसिस को, ये संकट को संकट का समाधान की ओर नहीं देख रहा है, वो सिर्फ ये देख रहा है कि इस संकट में इसके सरकार अपना और अपनों का कैसे बचाव कर सके, क्योंकि इस बीच में बाकी सब डील हो रहे हैं जिसमें अपनों का बहुत बचाव हो रहा है। आप देख लीजिए, अब हमारे देश में आप देखिए क्या अभी है। आपने तो सारे आंकड़े दे दिए अर्थव्यवस्था के ऊपर, अभी किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है, सबसे बुरा हालत है। अब स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए इसी दौरान जब हमारी मार्केट गिरते जा रही है साउथ कोरिया में, अच्छा आपको पता है पहले 1 साल पहले हमने सपना देखा था जब हमें फोरकास्ट की जा रही थी कि भारत जो है चौथा बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा 1 साल में, और 1 साल आते आते चौथा की तो बात छोड़िए, हम छठे पे चले गए 5वीं पोजीशन से। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट, हमारा स्टॉक मार्केट एक सबसे अट्रैक्टिव स्टॉक मार्केट माना जाता था, 5वें पोजीशन में था मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद हम जब नीचे खिसकना शुरू किए तो ताइवान हमारे आगे चला गया। अब परसों जो है साउथ कोरिया हमारे आगे चला गया। तो साउथ कोरिया और ताइवान का मार्केट में जबरदस्त उछाल आया है इन दिनों। क्यों आया है? क्या वो तेल इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं? क्या उनको खाड़ी का युद्ध से वो इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है, लेकिन वो जो चीज आज के दुनिया में पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है, मोमेंटम को ड्राइव कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, वहां पर उन्होंने जो कंपनियां बनाए हैं, वो कंपनियां दे आर ऑन ए फायर। हमारे पास है ही क्या? फ्यूचर में जो जो चीजें निकल रहे हैं, अब इलन मस्क सबसे बड़ा जो $7 बिलियन या कितने का IPO लेके जा रहे हैं स्पेसएक्स का, जहां सारे आदमी अपना पैसा डालने के लिए लाइन लगा लिए हैं। जो चीजें भविष्य का इकोनॉमी बनाने वाला है या इकोनॉमी को शेप करने वाला है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, AI, स्पेस टेक्नोलॉजी, इसमें तो हमने कोई कंपनी बनाया ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं है। तो हमारे देश में लोग क्यों आए? एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैं आज देख रहा था, उसके ऊपर मैं अपना शो करूंगा अपने चैनल में। एक टाइम मैगजीन ने 2011 में कवर पेज निकाला, एक कवर पेज उन्होंने किया, उसमें बोला, कवर पेज का टाइटल था इंडिया वर्सेस चाइना, और उसमें हाथी अपना सूंड उठाए हुए पूरा बड़ा शेप था, और उससे छोटा शेप में ड्रैगन, चाइनीज ड्रैगन। यानी कि एक तरह से पश्चिमी जगत का परसेप्शन उस समय क्या था, उसमें दिख रहा था कि वो 2011 में सोच रहे थे कि पहले तो उन्होंने इंडिया वर्सेस चाइना लिखा, चाइना वर्सेस इंडिया नहीं लिखा, और हाथी को काफी बड़ा दिखाया, ड्रैगन को छोटा दिखाया। यानी कि एक सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म उनका था कि आने वाले दिनों में, तो उसका टाइटल था इंडिया वर्सेस चाइना, हु विल डोमिनेट द वर्ल्ड इन फ्यूचर और समथिंग लाइक दैट। आज अगर टाइम मैगजीन को वो कवर करना पड़ेगा तो पूरा पलट जाएगा, लिखा जाएगा चाइना वर्सेस इंडिया, और ड्रैगन चित्कार करते हुए इमेज आएगा, और हाथी अपना सूंड नीचे किए खड़े हुए नजर आएगा। यही है, चाइना के साथ हमारी जो है डेफिसिट जो है 100 बिलियन के ऊपर चला गया है। आज हम बहुत सारे चाइनीज इंपोर्ट
के ऊपर ऐसे डिपेंडेंट है कि अगर वो बंद कर दे वो पाइपलाइन तो हमारी यहाँ हालत खराब हो जाएगी। अमेरिका के साथ हमारा जो एक्सपोर्ट सरप्लस आज तक था, उसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया, क्योंकि वहां पे जो ट्रम्प साहब है उन्होंने कहा है मेरे से तुम $500 बिलियन खरीदो और ये डेफिसिट को खत्म करो। तो चाइना के साथ हमारा 100 बिलियन का डेफिसिट, अमेरिका एक सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर, सबसे बड़ा सरप्लस हम जहां से कमाते थे वहां सरप्लस निकलते हुए दिख रहा है। तो हम जाए तो कहां जाए, करे तो क्या करें। आखिरी सवाल है मेरा राजेश जी कि ये जो आर्थिक क्राइसिस है ये क्या एक बड़ी राजनीतिक क्राइसिस में बदलने जा रही है? राहुल गांधी का आज ही का स्टेटमेंट है कि 1 साल में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। निश्चित रूप से मैंने आपके चैनल में बार बार एक चीज मैं बोला हूं कि हर नीति के पीछे राजनीति होता है, लेकिन जनता को समय लगता है ये समझने के लिए कि नीति के पीछे का राजनीति क्या है। पहले जनता में असंतोष और आक्रोश पैदा होता है नीति को लेकर, लेकिन जो नीति के पीछे जो राजनीति होता है उसको वो जो सहजीवी संबंध होता है उसको समझ नहीं पाता है। लेकिन एक समय आता है जब उसको साफ दिखने लगा है। आज का अगर जो कॉकरोच जनता पार्टी फेनोमेनन आप लोगे तो एक तरह से हम इसीलिए आशावादी हैं क्योंकि हमें बहुत दिनों से मैं युवा वर्ग से जब मैं घूमता हूं देश भर में तो हर जगह मैं युवा वर्ग से बात करता हूं, यूनिवर्सिटी छात्रों से बात करता हूं, तो वो नीति को लेकर बहुत अपना असंतोष प्रकाश करते हैं। लेकिन जब उनको पूछता था राजनीति को लेकर तो वहां उनकी वो परख खा जाते थे कि ज्यादातर इनके एक अलग प्रिजुडाइज है और वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के साथ खड़े हुए नजर आते थे। लेकिन अब मैं जब बात करता हूं लोगों से, अब मुझे युवा वर्ग से एक अलग तरह से फीडबैक मिलता है। वो अभी धीरे धीरे नीति के पीछे राजनीति को समझने लगे हैं और उसकी प्रतिफलन हो रही है जो कॉकरोच जनता पार्टी की ओवरनाइट ये जो सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी यही दर्शाता है कि युवा वर्ग जो है वो नीति के पीछे राजनीति के साथ जो संबंध है उसको समझने लगा है और इसीलिए वो सिस्टम व्यवस्थागत परिवर्तन का ऐलान कर रहा है और ये शुरुआत है। अब ये मैं नहीं कह सकता हूं क्या ये राजनीतिक परिवर्तन में आए के तौर जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको एक एजेंसी चाहिए, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए और खाली कंडीशंस कंड्यूसिव होने से नहीं होता है। तो उसमें प्रतिपक्ष के लोग, विपक्ष के लोग और युवा वर्ग लोग अपना राजनीति कैसे बनाए आने वाले समय में उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि माहौल बन चुका है राजनीतिक परिवर्तन के लिए। क्या राजनीतिक परिवर्तन होगा या नहीं होगा वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है और ये ना भूले ये सरकार जो है एक तरह से पूरा स्टेट कैप्चर कर चुका है। ये अपना जो सियासत है इतना आसानी से जाने नहीं देगी। ये स्टेट वायलेंट भी हो सकता है अपने सियासत को बचाने के लिए। तो इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि राजनीतिक परिवर्तन होगा या होने वाला है, लेकिन आप ये कह सकते हैं राजनीतिक परिवर्तन के लिए माहौल एक तरह से बनते हुए दिख रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी इस बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार।